रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 6। श्रेया कक्ष से अपनी चादर लेकर बीच वाले कक्ष में वापस आ गई। श्रेया ने जाकर शेर की पीठ पर अपना सर रख लिया और लेट गई। श्रेयांश श्रेया की अचानक की गई हरकत से हैरान हो गया। उसने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि श्रेया उसकी तरफ ही देख रही है। उसने तुरंत अपनी नजरें उससे चुरा ली। श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अभी भी गुस्सा हो क्या? श्रेयांश ने कुछ नहीं कहा। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के छोटे छोटे हाथ महसूस हुए। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर अपनी गर्दन घुमाते हुए श्रेया की तरफ देखा। श्रेया ने अपने दोनों छोटे हाथों को शेर की गर्दन पर लपेट रखा था। उसकी इस प्रतिक्रिया से शेर यानी श्रेयांश का हृदय तेजी से गति करने लगा। श्रेया के बदले हुए स्वरूप से श्रेयांश थोड़ा हैरान था। उसने उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट लगातार बनी हुई थी। शेर काफी बड़ा था, जिससे श्रेया के हाथ उसकी गर्दन को पूरी तरह नहीं लपेट पा रहे थे। श्रेयांश को उसका यूं छूना बहुत ही आनंद दे रहा था। अब उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं हो रहा था। श्रेया लगातार शेर की तरफ देखे जा रही थी। श्रेयांश यानी शेर भी श्रेया की तरफ ही देख रहा था। इस समय श्रेयांश को श्रेया की आंखों में कुछ अलग दिख रहा था। तभी अचानक उसे अपने पीठ पर सरकते हुए किसी के हाथ महसूस हुए। श्रेया अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे उसके गर्दन से हटाकर पीठ से सरकाते हुए उसकी कमर की तरफ ले जा रही थी। श्रेयांश शेर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह घबराने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे जैसे श्रेया के हाथ नीचे बढ़ रहे थे, श्रेयांश की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थी। तभी श्रेयांश एक झटके से कूदकर दूर खड़ा हो गया और श्रेया का सर उसके ऊपर रखे होने के कारण झटके से उठकर बैठ गई। उसे इस तरह कूदते देख श्रेया के हाथ हवा में ही रह गए। श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें भी गुदगुदी लगती है? श्रेयांश उसकी बात सुनकर झेप गया और अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। उसे स्वयं पर ही क्रोध आ रहा था कि वह आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकता है। ये इंसानी मस्तिष्क भी ना जाने कहां कहां चला जाता है। उसने अपनी आंखें बंद की और स्वयं को शांत किया और फिर अपनी आंखें खोली। श्रेया अपनी आंखों में हल्की खुशी और शरारत के साथ उसके पास आई, जिससे शेर थोड़ा सा पीछे हट गया। श्रेया ने उससे अपनी थोड़ी गहरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम्हें भी हमारी तरह ही गुदगुदी लगती है? वो भी इतनी? तब तो बहुत मजा आएगा तुम्हें परेशान करने में। श्रेया फिर से अपने हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाने लगी, जिससे श्रेयांश पीछे हो गया। श्रेया को तो उसे ऐसे परेशान करने में आनंद आ रहा था, परंतु उसे क्या पता था कि वह किसके साथ यह हरकत कर रही है। श्रेयांश की हालत तो उसके छूने भर से ही खराब होती जा रही थी। फिर उसने स्वयं को सामान्य करते हुए श्रेया की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम एक पुरुष को ऐसे कैसे कहीं भी छू सकती हो? यहाँ के पुरुषों और स्त्रियों के मध्य एक सीमा होती है। श्रेया ने उसकी बात सुनी और अपने हाथ पीछे कर लिए। वो चुपचाप जाकर आग के पास बैठ गई। जब शेर ने देखा कि श्रेया अब उसे परेशान नहीं करेगी, तो वह भी धीरे धीरे उसके पास ही जाकर बैठ गया। श्रेयांश ने स्वयं से कहा, क्या ये हमेशा ही उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करती है? उसने गुस्से से अपने शेर जैसे शरीर को देखा और कहा, अब मैं तुम्हें अपनी श्रेया के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तभी उसे श्रेया की आवाज सुनाई दी। उसने श्रेया को देखा। श्रेया वहीं बैठकर आग को निहारते हुए किसी सोच में गुम थी। उसने खुद से कहा, श्रेया, आज से पहले तो तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, परंतु आज तुम्हें इतना अलग सा भाव इसके साथ क्यों मिल रहा है? फिर उसने बिल्कुल शांत भाव से शेर की तरफ देखा। आखिर आज इसमें ऐसा क्या अलग है? फिर उसने खुद ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। श्रेयांश यानी शेर ने उसकी मन की बातें सुनी और स्वयं में ही मुस्कुराया और कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए अब भी प्रेम है। तुम्हारा हृदय फिर से हमारा हो सकता है। श्रेयांश अत्यंत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। श्रेयांश ने खुशी से कहा, मुझे अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। तुम एक ना एक दिन हमें जरूर माफ करोगी। मुझे पता है तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, किंतु मैं तुम्हें अवश्य मना लूंगा। देखना, एक दिन तुम मेरे साथ और मेरे पास होगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, किंतु यह एक दिन जरूर होगा। श्रेया फिर से उसकी पीठ पर अपना सर रखकर लेट गई। श्रेयांश शेर भी बिना हिले उसी प्रकार लेटा रहा। शेर ने श्रेया से कहा,
सो जाओ। श्रेया ने ऊपर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे न नींद बहुत कम आती है। श्रेयांश ने उसकी बात पर अपना सर घुमाकर उसे देखा और खुद से कहा, परंतु पहले तो। इतना कहकर उसने निराशा से वापस अपना सिर घुमा लिया। शेर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सो जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर कुछ ही देर में वापस खोलकर कहा, नहीं आ रही। उसने अपनी करवट बदल शेर की तरफ अपना सिर घुमा लिया। शेर ने कहा, अपनी आंखें थोड़ी देर तक बंद रखो, नींद आ जाएगी। श्रेया ने उसकी बात मानी और उसी प्रकार उसकी पीठ पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली। कुछ ही समय पश्चात शेर यानी श्रेयांश को उसकी गर्म सांसें अपनी पीठ पर महसूस होने लगी। उसने अपना सर घुमाकर श्रेया को देखा। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही गहरी नींद में और सुकून से सो रही है। श्रेयांश अपनी पीली आंखों से एकटक उसकी तरफ देखता रहा। वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। फिर बिना कोई आवाज किए धीरे से अपने हाथों को उसके सर के नीचे रखा और खुद सीधा होते हुए उससे लिपट गया। उसका एक हाथ श्रेया के सर के नीचे था। उन दोनों का शरीर सर से लेकर पांव तक एक दूसरे से चिपका हुआ था। श्रेयांश ने श्रेया को अपने बाजुओं पर लिटा रखा था। उसका दूसरा हाथ श्रेया की कमर को कसकर जकड़े हुए था। उसका हाथ श्रेया की पूरी कमर को लपेटे हुए उसके पेट तक पहुंच रहा था। उसने उसे पूरी तरीके से अपने दोनों हाथों पर ही लिटाया हुआ था। श्रेयांश ने उसके दोनों पैर अपने पैरों के बीच दबा लिए। श्रेया उसके काले रंग के लिबादे और उसकी बाहों के घेरे में पूरी तरह से छुप गई। श्रेयांश अपना सर झुकाकर उसके गालों को चूमने लगा। वो बिना रुके उसके उन मुलायम गालों को चूमे जा रहा था। उसके लाल होंठ उसके सफेद गालों पर चल रहे थे, जिससे श्रेया नींद में ही कसमसाने लगी। श्रेया ने नींद में ही उसके गले से अपना सर हटाकर उसके गालों पर रख लिया। श्रेयांश ने आज कोई मुखौटा नहीं पहन रखा था, इसलिए श्रेया आराम से उसके गालों पर अपना सर रखकर वापस गहरी नींद में चली गई। उसकी इस हरकत पर श्रेयांश मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, मुझे ज्ञात था, मेरे साथ होने पर तुम्हारी नींद इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। फिर अपनी मुस्कुराहट को हटाते हुए अपने पछतावे भरे स्वर में कहा, हम अपनी की हुई गलती को, हमारे द्वारा दिए गए हर दर्द को अपने बेपनाह प्रेम से भर देंगे। उसने निराशा से कहा, यदि मैं इस समय तुम्हारे समक्ष आऊंगा तो तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लोगी। इसलिए मैं बिना तुम्हारी जानकारी के तुम्हारे साथ रहूंगा, किंतु कुछ समय तक। उसके पश्चात वह दिन अवश्य आएगा जब मैं और तुम साथ होंगे। श्रेयांश ने अपने हाथों के इशारे से वहां की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और चादर को उठाते हुए दोनों के ऊपर डाल लिया। श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह श्रेया के साथ बिताए हुए हर एक पल को अपनी खुली आंखों से जीना चाहता था। श्रेयांश पूरी रात्रि श्रेया को उसी प्रकार लिए हुए लेटा रहा। श्रेया भी बिना हिले चुपचाप उससे लिपट कर चैन से सोई रही। उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में ही सुकून मिलता था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे से हैं। सुबह होने से पहले ही श्रेयांश बिना श्रेया को परेशान किए चुपचाप वहां से चला गया। जब श्रेया की नींद खुली तो वह तुरंत उठकर बैठ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा। घर में रोशनी तो आ रही थी, किंतु वहां की खिड़कियां और दरवाजे अब तक बंद थे, जो कि श्रेया जल्दी बंद नहीं करती थी जब तक बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ने लगे। और वह इस बात से भी हैरान थी कि उसे आज फिर से इतनी अच्छी नींद आखिर आई कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे कोई सपना भी नहीं आया। फिर उसने अपने दिमाग के ख्यालों को हटाते हुए उठकर घर की खिड़की खोली और दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजा आधा खुला था, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि शायद शेर जा चुका है। उसने सोचा हो सकता है उसी ने ही यह सब किया हो, पर फिर भी वह थोड़ी हैरान थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पेड़ों से छिनती हुई सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ने लगी। श्रेया ने उस चमक रहे हैं सूरज को देखा जो आसमान में ऊपर जाने लगा था। उसने जल्द ही अपने सुबह की दिनचर्या समाप्त कर ली और जंगल में लकड़ियां लाने चली गई। शेर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। श्रेया लकड़ियों के साथ लौटने लगी तो शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। श्रेया ने कहा, नहीं, रहने दो, हम स्वयं कर लेंगे। शेर वहां से नहीं हिला। श्रेया ने हार मानकर उसकी पीठ पर लकड़ी का गट्ठर रख दिया और गट्ठर को पकड़े हुए उसके साथ ही अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के चलने लगी। उसने शेर से फिर कहा, कुछ सामग्री लाने के लिए हमें नगर जाना पड़ेगा, कुछ जरूरत की चीजें लानी है। शेर ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा,
हाँ ठीक है, किंतु जल्दी वापस आ जाना, हम वहीं आसपास जंगल में रहेंगे। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और फिर वापस सामने देखने लगी। घर पर पहुंचने के बाद श्रेया ने शेर के पीठ से लकड़ी का गट्ठर उठाया और अंदर चली गई। उसने कुछ फल उठाए और उन्हें खाने लगी। उसने खाते हुए पूछा, क्या तुमने अपना शिकार कर लिया? शेर ने कहा, हाँ कर लिया। श्रेया ने कहा, ठीक है, हम आते हैं। थोड़ी देर बाद श्रेया घर से बाहर निकली। इस समय उसकी वेशभूषा पूरी तरीके से बदली हुई थी। उसने स्वयं को एक पुरुष के रूप में इस प्रकार ढाल लिया था जिससे उसका स्त्रीत्व पूरी तरह से छुप गया। उसने एक सफेद रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। अपने बालों को पूरी तरीके से उस समय के पुरुषों की तरह ही बांध रखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने को ऊंचा दिखाने के लिए खुद के द्वारा निर्मित किए हुए ऊंचे जूते पहन रखे थे जो कि उसके वस्त्रों से ढका हुआ था। इस समय उसका स्वरूप बिल्कुल एक नवयुवक की तरह लग रहा था। उसके उन वस्तुओं से उसके गले का काला तिल भी छुप गया था। वो एक अत्यंत ही सुंदर पुरुष लग रही थी। वो शारीरिक बनावट से तो एक नवयुवक लग रही थी, किंतु उसके चेहरे की गंभीरता और भावहीनता को देखकर कोई भी उसकी तुलना अभी अभी बड़े हुए नवयुवकों से नहीं कर सकता था। शेर ने उसे एक नजर देखा और फिर आगे चलने लगा। श्रेया भी अपने हाथ बांधे हुए जंगल से नगर की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपनी कमर में एक छोटी थैली बांध रखी थी जिसमें शायद कुछ सिक्के रखे हुए थे। जंगल से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले श्रेया ने थोड़ी देर बाहर के उस सुनसान रास्ते को देखा जहां कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो जंगल से निकलकर नगर की सीमा की तरफ चल पड़ी। शेर वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगा। काफी समय तक चलने के बाद वह नगर की सीमा के पास पहुंच गई। वहां पर कुछ पहरेदार पहरा दे रहे थे और आते जाते लोगों की जांच कर रहे थे। उसने गहरी सांस छोड़ी और नगर की सीमा में प्रवेश कर गई। पहरेदारों ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। वे सभी उसके इस सुंदर और मनमोहक स्वरूप को देखते रह गए। श्रेया ने उन सब को देखा और फिर उसने बिना किसी भाव के अपने हाथों को आगे कर एक कागज उनके सामने कर दिया। उसकी इस हरकत पर पहरेदार होश में आए और उन्होंने उसके हाथों से कागज लिया और उसे देखकर उसका रास्ता छोड़ दिया। श्रेया नगर के अंदर प्रवेश कर गई। लोगों को नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक मान्यता पत्र की आवश्यकता होती थी जिसे उसने कुछ समय पहले ही बनवा लिया था। उसने अपने नजरें उठाए और देखा कि वहां पर काफी चहल पहल थी। लोग अपने घरों से निकलकर अपने अपने कार्यों पर जा रहे थे। वहां के सभी स्त्री पुरुष अपना अपना कार्य कर रहे थे। उसे काफी समय हो गया था इन सब के बीच में आए हुए। वह अपनी ठंडी और गहरी आंखों से वहां के एक एक मनुष्य को देख रही थी। इस समय उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर और भावहीन था। श्रेया उसी प्रकार चलते हुए बाजार की तरफ जाने लगी। वह जहां से भी गुजर रही थी वहां के सभी लोग उसे बड़ी ही उत्सुकता और हैरानी से देख रहे थे। उसे देखकर लोग बातें कर रहे थे, देखो तो कितना मनमोहक और सुंदर पुरुष है। इसका मुख बिल्कुल किसी नादान से नवयुवक की तरह लग रहा है, किंतु इसके चेहरे के भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इसने अपनी उम्र से काफी जल्दी ही दुनियादारी की समझ सीख ली हो। कितनी शांति, कितनी गंभीरता दिख रही है इसके मुख पर, दूसरी स्त्री ने कहा। उसके आसपास की चमक और ठंडा वातावरण तो देखो, जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ मोहित हो जाए। वे सभी लोग तब तक उसे देखकर उसके बारे में बातें करते रहे जब तक श्रेया उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। श्रेया अपने भावहीन चेहरे के साथ बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपने रास्ते पर चली जा रही थी। उसे बस अपना कार्य करके यहां से जल्द निकलना था। तभी एक स्त्री जो हाथों में एक फूलों की टोकरी लेकर जा रही थी, जब उसकी नजर श्रेया पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह जल्दी से भागते हुए एक बड़े से घर में घुस गई। उसने अपने हाथों में ली हुई टोकरी नीचे रखी और जल्दी से चिल्लाकर कहने लगी, अरे वह आ गया, वह आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। वैशाली, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। एक स्त्री जो आईने के समक्ष बैठकर स्वयं को तैयार कर रही थी, दिखने में अत्यंत प्यारी, आंखों में हल्की उदासी छाई हुई थी। उसने आवाज सुनी तो वह हड़बड़ी में खड़ी हुई। उसके इस तरह खड़े होने से उसके सामने रखा हुआ श्रृंगार का सारा सामान जमीन पर बिखर गया, परंतु उसने उस पर ध्यान न देते हुए भागते हुए बाहर की तरफ आई और अपनी सखी के कंधों को पकड़ते हुए उससे खुशी से चहकते हुए पूछा, क्या वह सच में आ गया? उसने कहा, अरे हाँ हाँ, चलो जल्दी।
फिर वह से बिना देरी किए जल्दी से दरवाजे से बाहर की तरफ भागी। वह स्त्री बहुत खूबसूरत और प्यारी दिख रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई साज सज्जा नहीं थी। उसने गले में फूलों की बनी हुई गुलाबी माला पहनी हुई थी और कानों में भी उसी प्रकार के झुमके पहन रखे थे, जो उसके वस्त्रों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। वह अपने वस्त्रों को अपने हाथों में उठाए हुए भागती चली जा रही थी। वह अपने वस्त्रों को संभालते हुए जल्दी से बाजार की तरफ भागी। वैशाली अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, किंतु उसे वो कहीं नहीं दिखा। उसने अपने पीछे आ रही है सखी की तरफ गुस्से से घूरकर पूछा, कहाँ है? कहीं तुमने हमारे साथ कोई हास्य तो नहीं किया? उसने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने उसे अभी अभी यही देखा। फिर वैशाली उसकी बात मानते हुए जल्दी से बाजार की तरफ भागी। तभी उसकी नजरें एक स्थान पर जाकर ठहर गई। वह अचानक से एक स्थान पर रुक गई, जिससे उसके पीछे आ रही उसकी सखी उसकी पीठ से जा टकराए, जिससे वैशाली आगे बढ़ गई। परंतु फिर भी उसकी तंद्रा नहीं टूटी। उसने अपने हृदय पर हाथ रख लिया और बुद्ध बनी श्रेया की तरफ देखती रही। उसने खोए हुए ही कहा, कितना मनमोहक और प्यारा दृश्य है। इसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे तब तक उसी प्रकार खड़े हुए एकटक निहारती रही, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं होने लगा। अब आते जाते लोग उसके मार्ग में बाधक बनने लगे। जब वो उसकी नजरों से गायब हो गया, तब जाकर कहीं वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी पलकें झपकाते हुए नजरें इधर उधर कर जल्दी से उस तरफ भागी। वह उसे उस भीड़ में खोजने लगी। वह उचक उचक कर उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, जहां पर उसे वह खड़ा दिखा। वह भी बिना समय गंवाए उस दुकान पर चली गई। वो कपड़े को उठा उठा कर देखने लगी और अपने चोर नजर से उसे भी देखे जा रही थी। उसने देखा कि और उसने एक हल्के हरे रंग का एक जालीदार वस्त्र खरीदा है, जो देखने में बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। उसने उसे देखते हुए अपने बगल में खड़ी सखी को कोहनी मारकर कहा, देख तो, इसे कपड़ों को भी कितनी अच्छी पहचान है। क्या ये कपड़े अपनी पत्नी? उसकी सखी ने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, ये तुझे कहां से पत्नी वाला व्यक्ति लग रहा है? ये तो अभी एक नवयुवक है। तभी वैशाली की नजर उसके आसपास खड़ी सभी युवतियों पर गई, जो लगातार उस पुरुष श्रेया को ही घूरे जा रही थी। उसने उन सबको गुस्से से देखते हुए कहा, देख तो, सब कैसे हमारे प्रिय को नजर लगा रही है। इनकी तो मैं। इससे आगे कुछ कहती, उसने देखा कि वो पुरुष दुकान से जा रहा है। वो उन सबको घूरते हुए वापस उसके पीछे जाने लगी। बाकी सभी युवतियां भी उसके पीछे पीछे चल दी। वे सभी उससे दूरी बनाकर चल रही थी। सभी आपस में खुशफुसाते जा रही थी। हाय, देखो तो ये पुरुष कितना सुंदर और प्यारा है। आम पुरुषों से तो इसकी सुंदरता की तुलना ही नहीं की जा सकती। इसकी सुंदरता तो किसी स्त्री की सुंदरता को भी मात दे दे। उनमें से एक ने कहा, क्या यह इसी नगर का निवासी है? दूसरी ने तुरंत कहा, नहीं, बस महीने में 1 या 2 बार ही यहाँ आता है। जब हमने इसे पहली दफा देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई देवता सामने से चलकर हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हो। यहाँ के सभी लोग बस उसे एकटक देखते ही रह गए। आखिर कहाँ देखने को मिलती है ऐसी आभा और सुंदरता को? वे सभी उसकी सुंदरता और मनमोहक स्वरूप का वर्णन करते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। श्रेया जहां भी जाती, जिस भी दुकान से सामान खरीदती, वह सभी स्त्रियां उसके पीछे पीछे जाती और उसी प्रकार के सामान खरीदती, जिस प्रकार के श्रेया खरीदती। वैशाली भी उनमें ही शामिल थी। उसे उन सब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, परंतु वह इस समय के मनमोहक दृश्य को छोड़कर उनसे बहस नहीं करना चाहती थी। श्रेया ने बाजार से अपने जरूरत का सारा सामान ले लिया और वहां से जाने लगी। श्रेया को ये बात ज्ञात थी, सभी उसी के पीछे ही आ रही है, परंतु उसके चेहरे के भाव शुरू से लेकर अंत तक एक ही थे। उसने अपने बिना भाव वाले और गंभीर चेहरे से उसकी तरफ से देखा और फिर बिना कुछ कहे नगर से बाहर जाने लगी। उसे नगर से बाहर जाते देख वैशाली जल्दी से भागते हुए उसके पास आई और उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए अपने आंखों में चमक लिए खड़ी हो गई और हकलाते हुए कहा, ये शायद आपका है, जो आपके थैले से गिर गया था। उसके इस प्रकार सामने आने से श्रेया के कदम वहीं रुक गए और उसने बिना किसी भाव के साथ उसके चेहरे को गौर से देखा
और फिर उसके हाथों को देखते हुए अपने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये हमारा नहीं है। वैशाली ने अपनी नजरें चुराते हुए उसी प्रकार कहा, नहीं, यह आपका ही है, अभी आपके थैले से गिरा है। श्रेया ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर बिना किसी भाव के वो रुमाल ले लिया। उसे रुमाल लेता देख वैशाली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह खोई सी बस उसके चेहरे को देख रही थी। उसे अपने सामने से ना हटते देख एक बार उसे अपनी ठंडी आंखों से देखा और दूसरी तरफ से निकलते हुए नगर से बाहर जाने लगी। श्रेया बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपने थैले को कंधे पर टांगे हुए और रुमाल को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए नगर से बाहर चली गई। सभी स्त्रियां अभी भी उसी प्रकार खड़ी होकर उसे जाते देख रही थी। जब तक वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया वह सब उसी प्रकार खड़ी उसे निहारती रही। वैशाली तो इतने में ही बहुत प्रसन्न थी कि उसने उसका रुमाल ले लिया। वो इतनी खुश थी कि उसे लग रहा था जैसे उसका दिल अपने सफेद पंख फैलाए उसके पीछे उड़ता चला जा रहा है। उसने अपने दिल को इस प्रकार उड़ते देख उसे जल्दी वापस से अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और अपने सीने पर रखते हुए एक आह भरी। श्रेया नगर की सीमा को पार कर जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वहां पर कोई भी और व्यक्ति नहीं दिख रहा था। जो भी आ जा रहे थे दूसरे मार्ग से नगर के अंदर जा रहे थे। जंगल के समीप पहुंचने से पहले उसने अपने हाथों में लिए रुमाल को देखा और उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उसने उस रुमाल को वही झाड़ियों पर फेंक दिया। उसने स्वयं से कहा, कितना प्यारा लगता है इंसान इस तरह हंसते और मुस्कुराते हुए। फिर उसने खुद को देखा और एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसने चलते हुए उसी प्रकार हंसते हुए कहा, कभी मैं भी थी इसी तरह पर आज देखो। उसने अपनी बाहें खोलकर अपने आप को गोल गोल घुमाते हुए कहा, सब कुछ खो गया, सब कुछ बदल गया, कुछ भी तो नहीं रहा मुझ में पहले जैसा। उसने जंगल के अंदर प्रवेश किया तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसे आज शेर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास के सभी जगहों पर देखा किंतु उसे वहां भी वह दिखाई नहीं दिया। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई। वह उसे ढूंढने के लिए वहीं पर आसपास चारों तरफ घूमने लगी किंतु वह कहीं नहीं दिखा, जिससे वह और परेशान हो गई क्योंकि इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शेर बिना उसको साथ लिए वापस चला जाए। श्रेया के कदम जंगल के अंदर बढ़ने लगे। वह उसे चारों तरफ ढूंढते हुए अपने कदम बढ़ा रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर शेर दिखाई दिया जिससे श्रेया के चेहरे पर शांति के भाव आ गए और वह उसके पास आगे बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। फिर अचानक वह एक स्थान पर आकर रुक गई और सामने का दृश्य देखकर एक ही जगह पर ठहर सी गई। श्रेया अपने सामने का दृश्य देख हैरानी से एक पेड़ के पास खड़ी हुई थी। उसके सामने कुछ दूरी पर श्रेयांश अपने काले वस्त्रों में अपने मुखौटे के साथ पेड़ की छाया में बैठकर कुछ मंत्रों जाप कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। शेर उसके समक्ष खड़ा हुआ था। श्रेया उनसे काफी दूर झाड़ियों के पीछे पेड़ के पास खड़ी हुई थी। वह थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कहीं शेर कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वह अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। परंतु अचानक उसके कदम हवा में ही रुक गए और हैरानी से अपने सामने का दृश्य देखने लगी। श्रेयांश अपने मंत्र जाप की मदद से फिर से शेर में परिवर्तित हो चुका था। श्रेया को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य इंसान से जानवर में कैसे परिवर्तित हो सकता है। उसने अपने कदम पीछे कर लिए और अपनी नजरें नीची कर कुछ सोचने लगी। वह अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। उसकी आंखों की पुतलियां इधर उधर घूम रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ समझने का प्रयास कर रही हो। अचानक उसकी आंखें एक स्थान पर ठहर गई, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए और उन पर भाव शून्य हो गए। उसने अपना हाथ पेड़ की पर टिका लिया और चुपचाप सामने की तरफ देखने लगी। उसके आंखें भर आई। आंसू की एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। वह उसी प्रकार बुत बनी खड़ी रही। उसने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और थोड़ी देर तक अपने सामने का दृश्य देखकर वापस जमीन को देखने लगी। तभी उसे एक धीमी किंतु स्पष्ट आवाज सुनाई दी, मालिक। श्रेया ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। इस समय उसकी आंखों में ना ही कोई आंसू, ना ही कोई दर्द और ना ही कोई शिकायत थी। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन ही दिखाई दे रहा था। श्रेया के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपने सामने देखते हुए अपने हाथ उठाकर अपनी हथेलियों की लकीरों को देखने लगी।
थोड़ी देर तक अपने हाथों को देखने के बाद वह वहीं से वापस मुड़ गई। उसने अपने हाथ अपने सीने पर बांध लिए और अपना सर झुकाए जमीन को देखती हुई आगे जंगल के उस कच्चे रास्ते पर चलने लगी। उसने अपना सर ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, सच में हमारी किस्मत पानी में ही लिखी गई है, जिसकी एक छोटी लहर भी हमारी खुशियां और हमारे भरोसे को अपने साथ बार बार बहा ले जाती है। सच में जानवर अपने मालिक के हमेशा वफादार रहते हैं, उसने तंज कसते हुए कहा। वो इसी प्रकार खोई सी अपने घर तक पहुंच गई और चुपचाप घर के अंदर चली गई। उसने अपने झोले को वही मेज पर रख दिया और वहीं पर बनी हुई एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और अपना सर उस पर टिका लिया और एकटक ऊपर देखने लगी। श्रेयांश और शेर दोनों ही अपने अपने दिशा में चले गए। श्रेयांश वापस से उसी स्थान पर चला गया जहां शेर पहले श्रेया का इंतजार कर रहा था और शेर दूर जंगलों में चला गया। श्रेयांश शेर के रूप में ही जाकर उस पेड़ की छाया में बैठ गया और कुछ समय पूर्व शेर द्वारा कही गई बातों पर विचार करने लगा। उसे रह रहकर शेर की बात याद आ रही थी, जो उससे कह रहा था, मालिक, जहां तक हमने उसे जाना है, वह पहले से ही बहुत दुखी और टूटी हुई है, किंतु यदि इस सत्य का उसे कहीं से भी ज्ञात हो गया, तो उसका विश्वास एक बार फिर से टूट जाएगा और फिर शायद वह यहां से भी चली जाए, क्योंकि मालिक, मैंने उसे इस 1 वर्ष में पल पल तड़पते हुए देखा है। मैंने उसे हर रात यूं ही अपनी आंखें खोले हुए बिना पलकें झपकाए और बिना सोए ही बिताते देखा है। उस समय मैं असहाय था, मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। मालिक, मैं आपके साथ इतने वर्षों तक रहा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, किंतु इंसानों की पीड़ा थोड़ी बहुत तो समझ में आने लगी। मैंने आज तक किसी को भी इस प्रकार की पीड़ा में कभी नहीं देखा। मैंने लोगों को उनके चोट, अपने परिजनों को खोने और अपने परिजनों से बिछड़ने के दुख में रोते हुए देखा है, किंतु इस प्रकार की दर्द हमने कभी भी महसूस भी नहीं किया। परंतु जब मैंने आपको उसकी सहायता और परवाह करते देखा, तो मुझे लगा शायद उसकी पीड़ा इससे कुछ कम हो सकती है, इसलिए मैंने आपका साथ दिया, परंतु फिर भी मुझे गलत सा महसूस हो रहा है। श्रेयांश उसके द्वारा कही गई हर बात को जितना याद करता उसे उतनी ही तकलीफ और पछतावा महसूस होता। अब वह इस बात से और डरने लगा कि यदि कहीं से भी उसे इस बात की सच्चाई ज्ञात हो गई, तो वह उससे और दूर हो जाएगी। वह अपने इसी विचार में खोया हुआ अपने रूप में वापस आकर पेड़ की शाखा पर खड़ा हो गया और उसके आने की राह देखने लगा। श्रेया काफी देर तक उसी अवस्था में बैठी रही। दोपहर का आधा पहर बीत चुका था। श्रेया ने अपनी पलकें झपकाईं और खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से उस कुर्सी से खड़ी हो गई और बाहर जाकर आंगन में लगे हुए कुछ फल और सब्जियां ले आई और उन्हें वहां पर रखे हुए पानी से धुलने लगी। श्रेया सभी कार्य बिना किसी भाव के चुपचाप कहीं खोए हुए कर रही थी। वो एक एक पल को धुलने में काफी समय लगा रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसका ध्यान कहीं और है। श्रेया काफी देर तक उसी प्रकार कार्य करती रही। फिर उसने भोजन बनाया और उसे उसी प्रकार ढककर विश्राम कक्ष में चली गई। कुछ समय बाद अपने पुराने रूप में वापस आते हुए थैले को उठाकर अपने दूसरे कक्ष में चली गई और अपने साथ लाई हुई सामग्रियों और वस्त्रों को एक एक कर रखने लगी। फिर वहीं बैठकर उसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। श्रेयांश काफी देर से श्रेया का इंतजार कर रहा था, परंतु वो अब तक नहीं आई थी, जिससे उसे उसकी चिंता होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से श्रेया को आसपास तलाशने की कोशिश करने लगा। वो उसको महसूस कर पा रहा था। वह तुरंत पेड़ से नीचे कूदा और शेर के रूप में वापस आ गया। वह उसकी खुशबू को सूंघकर उसकी दिशा का ज्ञात करने लगा। जब उसने जंगल के अंदर उसकी खुशबू को महसूस किया, तो उसने राहत की सांस ली और जंगल के अंदर चला गया। श्रेयांश श्रेया के घर के पास पहुंच गया। वह अंदर जाने से अभी भी डर रहा था। उसने स्वयं से कहा, यदि उसे इस बात का पता चल गया, तो क्या वह मुझे फिर से धोखेबाज समझने लगेगी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने एक गहरी श्वास छोड़ी और घर के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही श्रेयांश ने घर के अंदर दाखिल हुआ, श्रेया की धड़कनें बढ़ गई। वो इतनी देर बिल्कुल अपने काम में सब कुछ भूलकर किसी यंत्र की तरह कार्य कर रही थी। उसके हाथ रुक गए। उसने अपनी पलकें उठाई और सामने देखने लगी। उसकी उंगलियां लाल पड़ गई थी सुई को इतने समय से लगातार पकड़े रहने से। उसे इस बात का आभास हो गया कि आरव आ चुका है। श्रेया ने वापस अपनी नजरें नीची कर ली और फिर से उन सुइयों से उस कपड़े पर सिलाई बुनाई का कार्य करने लगी। श्रेयांश को श्रेया की खुशबू बाएं तरफ के कक्ष से आ रही थी, जिससे उसे ज्ञात हो गया
जबकि श्रेया उसी कक्ष में है। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए किंतु फिर कुछ सोचकर अचानक रुक गया और वहीं पर बैठ गया। रात्रि होने वाली थी किंतु श्रेया अभी भी उसी प्रकार बैठकर बिना अपनी नजरें हटाए उसी प्रकार कार्य कर रही थी। अब श्रेयांश से और नहीं रहा गया। उसने कहा, श्रेया इतनी देर से बिना कुछ खाए पिए उस कक्ष में बैठी हुई है, उसे उसकी चिंता होने रही थी। श्रेयांश उठकर कक्ष की तरफ गया और उसका द्वार अपने पंजों से खोल दिया। श्रेयांश ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, उसने देखा श्रेया अपने कार्य में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसे ना ही समय का ध्यान था और ना ही अपने शरीर का। दरवाजा खुलने की आवाज से श्रेया का ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर द्वार की तरफ देखा। शेर और श्रेया दोनों की नजरें आपस में मिली। श्रेया ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और फिर अपना सारा काम समेटकर चुपचाप कक्ष से बाहर आ गई। उसने सबसे पहले खिड़की से बाहर देखा। बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवाओं में कीड़े मकोड़ों की आवाज गूंज रही थी। आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए थे जिन्होंने चांद को आधा ढक रखा था। हवाओं का शोर वहां के बड़े बड़े पेड़ों से होकर गुजरने से और भी भयानक लग रहा था। श्रेया खिड़की के पास ही थोड़ी देर खड़ी रही और अंदर आ रही हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। शेर भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आकर बैठ गया और उसकी एक एक हरकत देखने लगा। कुछ समय पश्चात श्रेया वापस आकर अंगीठी में आग जलाती है, जिससे पूरा कक्ष प्रकाशित होने लगा। वह भोजन निकालने रसोई में चली गई। उसने हाथ धुले और भोजन गर्म करने के पश्चात उसे निकालने लगी। तभी वहां पर हिरन और खरगोश भी आ गए। श्रेया ने उनको देखा और फिर बिना किसी भाव के जाकर उनके सर और उनके बालों में हाथ चलाने लगी। श्रेया का इस तरह से शेर को अनदेखा करना श्रेयांश को कुछ गलत होने का आभास होने लगा। उसने एक बार गौर से श्रेया की तरफ देखा और फिर चुपचाप जाकर उसी रसोई घर में अंगीठी के पास बैठ गया। उसने सबके समक्ष उनका भोजन रख दिया और फिर थोड़ा सोचने के बाद शेर के लिए भी भोजन निकालकर उसके समक्ष रख दिया। श्रेयांश जो इतनी देर से उसकी हर एक हरकत को अपनी आंखों से देख रहा था, उसने भोजन की तरफ देखा और फिर श्रेया की तरफ, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जो बिना आज उससे कुछ भी कहे अपना भोजन करने लगी। आज उसे श्रेया के मन की बात भी नहीं सुनाई दे रही थी। श्रेया ने अपना भोजन करते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, भोजन कर लो। प्रियांश को आज उसके बारे में कुछ अलग सा महसूस हुआ। श्रेयांश बिना कुछ कहे चुपचाप भोजन करने लगा। श्रेया ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर वापस से अपना भोजन समाप्त करने लगी। सभी जानवरों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया। श्रेया ने उन सब के पात्र उठाए और रसोई घर में ले जाकर रख दिए। अब श्रेयांश भी बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर अपने पंजों पर रख लिया। श्रेया रसोई घर में सारे बर्तन साफ करने लगी। वो उन बर्तनों को जोर जोर से घिस रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु उसके होंठ कसे हुए थे। उन बर्तनों को साफ करने के पश्चात श्रेया ने अपना हाथ धुला और सीधा अपने विश्राम कक्ष में चली गई। श्रेयांश ने अपना सर उठाकर ऊपर नहीं देखा। श्रेया अपने बिस्तर पर लेट गई और चादर से अपने को ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय पश्चात श्रेयांश अपने स्थान से खड़ा हुआ और श्रेया के कक्ष में आ गया। वो पहले तो कुछ देर श्रेया को निहारता रहा, जो अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। फिर अपने इंसानी रूप में वापस आया और श्रेया के पास जाकर लेट गया। उसने उसकी दोनों बाहें अपने गले के दोनों तरफ डाल लिया और उसे अपने शरीर से चिपका लिया। श्रेयांश ने उसका सिर अपने सिर के ऊपर रख लिया और उसकी कमर को अपने एक हाथों से जकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका सर संभालते हुए उसके बाल सहलाने लगा। उसने अपना मुखौटा हटा दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। श्रेया का चेहरा उसके गालों पर रखा हुआ था। श्रेया ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। उसने बिना अपनी पलकें झपकाए उसी प्रकार लेटे हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, एक बार धोखा देने से मन नहीं भरा, जो दोबारा से वही कर रहे हो। आरव। श्रेयांश की आंखें खुली हुई थी। उसने उसके इस सवाल पर उसे कुछ नहीं कहा, जैसे उसे पहले से ही ज्ञात हो। श्रेया ने आगे कहा, मैं ना तब तुमसे लड़ सकती थी और ना ही अब लड़ सकती हूँ। शायद मेरी इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं तुम जैसे शक्तिशाली इंसान से लड़ सकूं, इसलिए तो तुम बार बार इसका फायदा उठाते हो। श्रेयांश ने भी अपने धीमे स्वर में उससे कहा, श्रेया, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे लड़ सके सिवाय तुम्हारे। तुम एक ऐसी इकलौती इंसान हो जो मुझे मार सकता है, डांट सकता है या मुझे कोई भी सजा दे सकता है। तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकती हो,
मैं उफ भी नहीं करूंगा और ना ही कोई शिकायत करूंगा तुमसे। बस एक बार माफ करके वापस से मेरी हो जाओ, और मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। मुझे अब बस तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ ही रहना है, हर पल हर क्षण। श्रेया ने उसी प्रकार लेटे हुए एक छोटी सी हंसी हंसी और कहा, माफी कितना छोटा शब्द है ना। गलती करो और फिर उस गलती को 2 शब्दों में कहकर अपना पछतावा और दूसरों का दर्द सब कुछ भुला दो। आरव, आज तक सब कुछ तुमने ही तो लिया है मुझसे। शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ तुमने ही तो किया है। नफरत की, वो भी तुमने किया। प्यार किया, वह भी तुमने ही किया। धोखा दिया, अकेला छोड़ दिया, वह भी तुमने ही किया आरव। और अब माफी भी तुम ही मांग रहे हो। मैंने तो बस जैसा जैसा तुमने किया, बस उसी हिसाब से दर्द और खुशी को महसूस किया। इसमें कुछ मेरा कहाँ हुआ। प्यार में तो हर चीज का एक दूसरे में बराबर की हिस्सेदारी होती है। पर इसमें क्या था मेरा? सब कुछ करने का हक तो सिर्फ तुम्हारा था। इस दिल में प्यार भी तुमने भरा, दर्द भी तुमने दिया, नफरत भी तुमने दी। भुगतने वाले सिर्फ अकेले हम तो बस अपना कुछ तुम पर लुटाते आए। अपने दिल में जितना भी प्यार था, सब तुम पर लुटा दिया। श्रेया ने अपना चेहरा हटाकर उसके सामने किया और उसकी आंखों में देखने लगी। श्रेयांश की आंखों में आंसू थे, परंतु उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। श्रेयांश ने अपनी नजर झुका ली, क्योंकि वो श्रेया की आंखों में देख नहीं पा रहा था। श्रेया उसके गर्दन से अपना एक हाथ निकालते हुए उसके गालों पर रखकर उसके गाल सहलाने लगी। श्रेयांश ने उसकी आंखों में देखा और अपने भरे गले से कहा, श्रेया ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। तुम पहले की तरह वापस से मेरी मासूम और बच्चों वाली श्रेया बन जाओ। श्रेयांश ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, हमारे सर की कसम श्रेया, इस बार हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे और हमेशा तुम्हें सारी खुशियां देंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। बस एक बार माफ करके वापस मेरे साथ चलो। श्रेया ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, खुशियां खुशियां कभी मेरे पास टिकती ही नहीं, और कभी गलती से अगर टिक भी गई तो उसकी कीमत हमें दुगनी सजा देकर चुकानी पड़ती है। श्रेयांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, श्रेया ऐसी मायूसी भरी बातें मत करो। मेरी गलती की सजा खुद को इस तरह मत दो। मैं पछतावा और तुमसे दूर रहने का बोझ अब और नहीं उठा पा रहा। मेरा दम घुट रहा है इससे। कृपया माफ कर वापस आ जाओ मेरे पास। मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझसे बहुत प्रेम करती हो श्रेया। उसकी बात सुनकर उसके होंठ मुस्कुराए और फिर तुरंत ही वो मुस्कान गायब भी हो गई। उसने उसके गालों से हाथ हटाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम अपने वादे भूल सकते हो, पर मैं नहीं। मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। शायद इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे दिल से गए ही नहीं, और चाह कर भी ये दिल तुम पर कोई गुस्सा नहीं निकाल पा रहा। श्रेया ने अपने भावहीन चेहरे के साथ कहा, जब तुम मेरे सामने नहीं थे तब मैंने हमेशा यही कहा कि तुम्हारे मिलने के बाद मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहती हूँ, तुम्हें भी वही तकलीफ देना चाहती हूँ। पर मेरे दिल ने कभी यह गवाही नहीं दी, ये कभी भी तुम्हें अपनी तरह तड़पते सोच ही नहीं पाया, और शायद ये तुम्हारी आंखों में आंसू अब भी नहीं देख पा रहा। उन दोनों के बीच जरा सा भी फैसला नहीं था। दोनों की नाक एक दूसरे से छू रही थी। दोनों ही अपने अपने दर्द से लड़ रहे थे। श्रेयांश ने उसे अभी भी उसी प्रकार अपनी बाहों में जकड़ रखा था। सिर से लेकर पांव तक दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। श्रेया भी बिना हिले चुपचाप उसी प्रकार लेटकर उससे सभी बातें कह रही थी। श्रेया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, आज तक तुमने जो भी मांगा सब दिया, आज भी तुम्हें दे रहे हैं। जाओ, माफ किया तुम्हें। श्रेयांश की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो अपनी पनीली आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। बस अब मेरी भी एक पहली और आखिरी बात मान लो। उसकी यह बात सुनकर श्रेयांश के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। श्रेया ने वापस उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, मुझे अब अकेला छोड़ दो। उसकी यह बात सुनकर श्रेयांश का हृदय धक्का से रह गया। उसने उसे अपने और करीब कर लिया। उसने उसे अपनी दोनों बाजुओं से कसकर जकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपना से मुंह छुपा लिया। श्रेया का चेहरा भी दर्द से भर गया। उसने आगे कहा, अब मुझ में ना ही कोई खुशियां लेने की चाहत है और ना ही कोई दर्द सहने की हिम्मत। अब मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। अब किसी को हम अपने दिल के करीब भी नहीं आने देंगे।
मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से टूट चुका है कि अब दोबारा शायद ही कभी जुड़े। इसलिए अब तुम मेरी खुशियों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मैं जैसी हूं बस वैसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी किसी भी खुशी की कीमत नहीं चुका पाऊंगी। अगर इस बार मुझे कोई खुशी मिली तो शायद उसकी कीमत अपनी जान देकर भी ना चुका पाऊं। इसलिए तुमसे मेरी एक आखिरी विनती है, बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। श्रेयांश उसके गर्दन में ही अपना सिर नामे हिलाने लगा और अपनी रूंधी और कांपती आवाज में धीरे से कहा, नहीं श्रेया नहीं, मेरी उस गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। मैं सच में मर जाऊंगा अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो किसके पास जाऊंगा? श्रेया ने कहा, तुम इतने बड़े साम्राज्य के शैतान मालिक हो, तुम इतना बड़ा राज्य संभालते हो, तुम्हारे महल में तो इतनी सारी सुंदर स्त्रियां हैं, कोई भी तुम्हें मिल जाएगी, सब तुम्हारे लिए तैयार बैठी हैं। श्रेयांश बिल्कुल रोने वाला था, पर मुझ पर और मेरे दिल पर तुम्हारे अलावा किसी का हक नहीं, और मैं ये हक कभी किसी को नहीं दूंगा। श्रेयांश का दिल इस समय बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसकी धड़कन श्रेया को अपने सीने पर बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। अचानक श्रेयांश रुक गया। उसने उसके गले से अपना सिर बाहर निकाला। श्रेया उसके चेहरे को अच्छे से देख पा रही थी, इस समय उसकी आंखों में गुस्सा था। श्रेयांश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। उसका इस प्रकार बदलता रूप देखकर श्रेया की भौहें आपस में सिकुड़ गई। तभी अचानक श्रेयांश ने कुछ ऐसा किया जिससे श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। श्रेया उसके गुस्से से लाल पड़े चेहरे को अच्छे से देख पा रही थी। श्रेयांश की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। वह श्रेया को घूर कर देख रहा था। उसके इस प्रकार बदलते स्वरूप को देखकर श्रेया की भौहें सिकुड़ गई। अचानक से श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने स्थान पर बिल्कुल जम सी गई, क्योंकि श्रेयांश श्रेया को सीधा करते हुए उसके ऊपर आ गया और अपने पतले और हल्के गुलाबी होठ उसके उन मुलायम और लाल होठों पर रख दिया और प्यार से उसके होठों को धीरे धीरे चूमने लगा। श्रेयांश ने अपने पूरे शरीर का भार उसके ऊपर छोड़ रखा था। श्रेया के दोनों पैर उसके दोनों पैरों के बीच थे। उसकी कमर श्रेया की कमर से पूरी तरह से सटी हुई थी और श्रेयांश ने उसकी कमर के नीचे से अपने हाथों से कसकर जकड़ रखा था, जिसे श्रेया का शरीर बिस्तर से थोड़ा उठा हुआ था और श्रेयांश के शरीर से पूरी तरह से चिपका हुआ था। श्रेयांश का लंबा चौड़ा सीना श्रेया के वक्ष से बिल्कुल चिपका हुआ था। उसकी सिर बिस्तर के अंदर हल्का धंसा हुआ था। श्रेयांश का एक हाथ उसके सर के नीचे रखा हुआ था और श्रेया के दोनों हाथ अगल बगल पड़े हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में हो। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां एक जगह पर ठहरी हुई थी। श्रेयांश लगातार उसके होठों को चूमे जा रहा था। काफी देर तक उसके होठों को ऐसे ही चूमने के बाद वह बिना रुके उसके पूरे चेहरे पर छोटे छोटे चुंबन देने लगा। वह उसके गालों को चूमते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसने उसकी गर्दन के बीचों बीच बने हुए काले तिल पर चुंबनों की बरसात कर दी। वह बहुत ही प्यार से उसके गले के तिल पर और उसके चारों तरफ छोटे छोटे चुंबन दे रहा था। श्रेया के साथ बिताए इस पल को वह अपनी आंखें बंद करके महसूस करना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और श्रेया के होठों को फिर से चूमने लगा। वो उसके दोनों होठों को लगातार चूमे जा रहा था। उसने अभी तक श्रेया की आंखों में नहीं देखा था। श्रेया अब भी कोई हलचल नहीं कर रही थी और ना ही उसने अब तक अपनी पलकें झपकाई थी। श्रेयांश ने अपने होंठ उसके होंठ से अलग किए और अपना सर उसके माथे से जोड़ लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। श्रेया की बड़ी बड़ी पलकों वाली आंखें अभी तक उसी प्रकार हैरानी से फैली हुई थी। उसने एक आखिरी बार श्रेया के होठों को धीरे से चूमा और फिर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, श्रेया को इस प्रकार देखकर वह घबरा गया और अपने दोनों हाथ निकालते हुए उसके गालों को थप थप आने लगा और उसका नाम बुलाने लगा, श्रेया श्रेया, मेरी तरफ देखो श्रेया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जब श्रेया को अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, तब जाकर कहीं उसने अपनी पलकें झपकाईं और आरव के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से अपने होंठ कस लिए। उसने गुस्से से उसे अपने ऊपर से किनारे धकेल दिया और बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। श्रेयांश भी तुरंत उतरकर नीचे आया और उसकी कमर को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमा। उसने अपना एक हाथ उसके सर पर रख लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। श्रेया उसे खुद से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही थी, परंतु वो श्रेयांश को हिला भी नहीं पा रही थी।
वो मजबूती से अब भी उसे अपने सीने से लगाए खड़ा था। श्रेयांश ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मैं तुम्हारी मार डांट सब कुछ सहने को तैयार हूं, पर तुमसे दूर जाना अब मुझे मंजूर नहीं। हाँ, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती हुई है, अपने प्यार को दूर करने की गलती, उस पर भरोसा ना करने की गलती, पर श्रेया उसकी सजा मैं इतने वर्षों से काट रहा हूं। अब मैं ना तुम्हें तड़पने दूंगा और ना ही खुद को। कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमेशा मुझे अपने पास ही पाओगी और खुद को मेरे करीब। श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो उसे लगातार धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बिना मेरी इजाजत के हाथ लगाने की? अब तुम्हें मुझ पर इस तरह का हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है। वह अधिकार तुमने खुद खो दिया है। और जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो उस प्यार के बीच तुमने खुद ही कभी न टूटने वाली दीवार बना दी है, जिसे मैं कभी भी तोड़कर वापस नहीं आ सकती। और अगर वो दीवार टूट भी गई, तो उसका निशान हमेशा ही मेरे दिल पर बना रहेगा। बचपन से लेकर आज तक अकेले ही जिंदगी बिताई है। जितने अपने थे सबने मुझे छोड़ दिया, हर बार अकेले पड़ गए, और अब हम अकेले ही रहेंगे। तुम्हें कोई हक नहीं मेरे इतने करीब आने का, मेरे दिल में फिर से प्यार जगा कर उसे तोड़ने का। मैं अब ये हक कभी किसी को नहीं दूंगी, कभी नहीं। वह गुस्से से अपनी तेज आवाज में सब कुछ कह रही थी और लगातार उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। श्रेयांश से अब उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे हर दर्द हर गम हर तकलीफ को अपने प्यार से मिटा दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि उस दर्द और तकलीफ का एक भी निशान नहीं रह जाएगा। अब श्रेया के सब्र का बांध टूट चुका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धकेल दिया। इसके लिए श्रेयांश तैयार नहीं था, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने श्रेया की तरफ देखा, जिसे अब उसका छूना भी गवारा नहीं था। श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया था। उसकी आंखों के अंदर की नसें लाल दिखाई देने लगी थी। श्रेया ने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर के पास रखते हुए आंखें बंद करके कहा, प्यार प्यार प्यार, मुझे नफरत हो गई है प्यार शब्द से। ये प्यार सिर्फ कहने भर के शब्द है। इससे सिर्फ 2 पल की खुशियां मिलती है और फिर जिंदगी भर का गम। इस प्यार में हमने खुद को ही खो दिया। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सबको प्यार बांटा, जिसके बदले में मुझे अपनों से बिछड़ने का गम और सिर्फ धोखा मिला। अब मुझे ना ही किसी प्यार की जरूरत है और ना ही किसी के साथ की। अब जब तक सांसें चल रही हैं, बस जीने दो हमें। श्रेया की आवाज जंगल के सन्नाटे के बीच उस घर और उसके वातावरण में गूंज रही थी, जो वहां के सन्नाटे को चीरते हुए उसके नफरत और गुस्से को बयां कर रही थी। श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी तेज आवाज में कहा, मुझे इस प्यार से और खुद से इतनी नफरत हो गई है कि कभी कभी तो दिल करता है कि खुद को ही आग लगाकर खत्म कर ले। श्रेयांश ने गुस्से से अपनी तेज आवाज में कहा, श्रेया, और पलक झपकते ही उसके पास आ गया और उसकी कमर को पकड़कर उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर के दोनों तरफ लपेट लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए लकड़ी की दीवार से सटा दिया। उसने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा हुआ था जिससे उसे चोट न लगे। श्रेयांश की इस हरकत पर श्रेया फिर से हैरान रह गई और फिर से मशक्कत करने लगी उससे छूटने के लिए। श्रेयांश ने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आइंदा से अपने आप को कुछ भी करने की सोचना भी मत, वरना इसकी सजा हम तुम्हें तो नहीं देंगे, पर इसका अंजाम ये पूरी दुनिया भुगतेगी। तुम्हारे साथ ना होने पर मैं इतना बुरा बन गया कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं, लोग मेरे नाम से डरते हैं। और अगर तुमने इस बार खुद को गलती से भी कुछ कर लिया, तो मैं इस दुनिया और इस जगह पर रहने वाले एक एक इंसान को इतनी बुरी मौत मारूंगा कि वो भगवान भी रो देगा। श्रेया उसका ये रूप देखकर बहुत हैरान हो गई। वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। उसके आसपास का वातावरण बहुत तेजी से बदल गया। जंगल में हवाओं का शोर और तेज हो गया और मौसम में ठंड बढ़ गई। श्रेया के हाथ उसकी इस क्रूर और कठोर आवाज को सुनकर अपनी जगह पर थम गए। वो आरव के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर उसने अपनी नजरें नीची कर ली और सर झुका लिया। श्रेयांश उसे उसी प्रकार उसकी कमर से पकड़े हुए अपने एक हाथ से उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर कहा,
मैं तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहता और ना ही तुम पर चिल्लाना चाहता हूं। श्रेया। श्रेयांश ने अपने गुस्से को काबू किया और श्रेया को धीरे से नीचे उतार दिया। डॉट 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 डॉट। श्रेया ने वापस अपनी नजरें झुका ली और उससे दीवार से के किनारे से होते हुए उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसको यूं पीछे जाते देख श्रेयांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे रोकने के लिए, तो श्रेया ने अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। उसने अपना सर झुकाए हुए ही कहा, तुम तो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से हो, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। श्रेया ने अपनी पलकें ऊपर उठाए और उसकी तरफ देखने लगी। श्रेयांश उसके चेहरे को निहारने लगा, जिस पर अब ना ही कोई गुस्सा और ना ही कोई नफरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में फिर से खालीपन जगह ले ली। श्रेया ने अपना हाथ उसी प्रकार आगे किए हुए कहा, अब मुझे खोने से इतना डर लग रहा है। सोचो, मैंने तो तुम्हें उस दिन पूरी तरह से खो दिया। मैंने तो उस दिन तुम्हें भरे मंडप में मेरी जगह किसी और के साथ बैठते देखा। तो उस दिन मुझ पर क्या बीती होगी? तब क्या मुझे दुनिया को खत्म कर देना चाहिए था? डॉट डॉट डॉट। या तुम्हें मार देना चाहिए था, या फिर उस लड़की को जिस पर तुमने भरोसा किया था। मेरे पास तो इतनी भी शक्ति नहीं थी कि तुमसे वापस जाकर लड़ सकूं। तुम्हें तो अपनी की हुई गलती की माफी मिल गई, पर तुम्हारी उस गलती की वजह से मेरे दिल पर जो गुजरी। उसने अपनी तरफ हाथ करते हुए कहा। उसकी आंखें फिर से आंसू बहाने लगी। श्रेयांश के चेहरे पर भी दर्द के भाव आ गए। उसके मुंह से अब कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। श्रेया का गला भर आया। मुझ पर जो बीती, मैं वो सब भूलकर तुम्हारे पास आ जाऊं? कैसे भूल जाऊं? उसने अपना हाथ नीचे करते हुए अपने दर्द से भर आए चेहरे के साथ कहा, तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, मैंने कितनी रातें यूं ही रोकर गुजारी है। बड़ी मुश्किल से अपने दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ा है। अब इसे दोबारा दिललगी करने को मत कहो। उसने अपना हाथ जोड़ते हुए अपनी नजरें नीचे कर उससे विनती करते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर अपनी रुआंधी हुए और अटकती आवाज में कहा, मिस्टर आरव सहगल, अरे नहीं दुनिया के शैतान मालिक, अब बस मुझे किसी तरह ये जिंदगी काटने दो, बस ये जिंदगी गुजार लेने दो। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि अब कभी मुझे इंसान बनाकर ना भेजे। कीड़े मकोड़े जानवर पक्षी कुछ भी बनाकर भेजे, पर इंसान ना बनाकर भेजे। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। अब वो लगभग रोने लगी। उसने फिर भी अपना सर ऊपर कर अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी नाक पोंछते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा आरव, मैंने खुद को इस घर में, इस बिस्तर पर, उसने हर जगह अपना हाथ दिखाते हुए कहा, इस जमीन पर और उन जंगलों के पेड़ों के नीचे पल पल मरते देखा है, पल पल अपनी सांसें थमती महसूस की है। और तुम मुझसे कह रहे हो सब कुछ भूलकर तुम्हारे पास वापस आ जाओ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपनी नजरें नीची कर ली और बाहर जाने लगी। श्रेयांश, जो उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट रहा था, उसे इस तरह जाते देख होश में आया और उसके पीछे जाने लगा। श्रेया ने रुकते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, मरने नहीं जा रही, इसे कोई चोट नहीं पहुंचाने जा रही, मेरे पीछे आना बंद करो। इतना कहकर वो घर के दरवाजे को खोलते हुए तेजी से उस अंधेरी रात में जंगलों में चली गई। वहीं दूसरी तरफ श्रेयांश एक पहाड़ी की चोटी पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वहां से नीचे जंगल के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, जिसके ऊपर कई सारे पंछी मंडरा रहे थे, जो अपनी नींद से उठ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस जंगल में तूफान आया हुआ था। हवाएं बहुत ज्यादा सर्द हो चुकी थी। श्रेयांश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपना सर नीचे किए हुए रो रहा था। उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसे श्रेया का दर्द भरा चेहरा, उसकी बातें और उसकी तकलीफें देखी नहीं जा रही थी। उसके दिल में बार बार उसकी बातें और उसका दर्द से भरा चेहरा, उसकी भीगी पलकें, सब कुछ इसी चलचित्र की तरह घूम रहा था, जिससे उसके दिल में बार बार चुभन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल दर्द से फटा जा रहा है। वो अपने आप को और नहीं रोक पा रहा था। दुनिया के सामने इतना ताकतवर रहने वाला शैतान मालिक आज अपने प्यार के लिए रो रहा था। उसकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, परंतु उसकी आंखों से निकलता हुआ हर आंसू हाले दिल बयां कर रहे थे। उसकी इस तस्वीर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना क्रूर और निर्दयी शैतान मालिक किसी का दर्द देखकर इस तरह सिर झुकाए रो रहा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आने लगी। वो आवाज पहचान गया। उस आवाज ने उसे बिल्कुल चुप करा दिया और अपनी आंखें खोलकर उस आवाज को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में अब भी वो दर्द भरी आह सुनाई दे रही थी,
जिससे वो और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसके दिल से आवाज आई, श्रेया। वो तुरंत उठा और अपने डरे हुए चेहरे के साथ अदृश्य होने ही वाला था कि उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। एक अघोरी, जो उससे कुछ दूरी पर दूसरी पहाड़ी की चोटी पर पलथी मारकर बैठा कुछ मंत्रों जाप कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म लगी हुई थी। उसके चेहरे पर भी सफेद भस्म लगी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। उसने काले रंग की धोती पहन रखी थी। उसके रस्सी जैसे आधे बाल बंधे हुए थे और कुछ उसकी कमर से नीचे तक लटक रहे थे। उस अघोरी ने बिना आंखें खोले ही कहा, सच्चे प्रेमी लगते हो, जो तुम्हारे हृदय का दर्द उसके हृदय तक पहुंच रहा है और उसकी आहें तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। श्रेयांश पहले तो उसे अनसुना करके जाने वाला था, किंतु उसकी बातें सुनने के पश्चात अपने स्थान से तुरंत अदृश्य होकर उनके पास पहुंच गया। वो अघोरी बिना आंखें खोले उसी प्रकार बैठे बैठे मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है थक गए हो, अभी से हिम्मत टूटने लगी है। उस अघोरी को गौर से देखने के बाद श्रेयांश को जैसे कुछ याद आया हो, जिसके कारण उसकी भौहें तन गई। उसने कहा, तुम तो वही हो ना, जिसने मेरी आत्मा को इस शरीर में डाला था। अघोरी ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, इतनी जल्दी हार मत मानो, जन्मों के प्रेमी हो, समय तो लगेगा। उसकी पीड़ा तुम्हारे सोच से भी परे है। उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने अपना मुंह फेर लिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और भावहीन चेहरे के साथ कहा, उसने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया, पर अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। शायद अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। उसने इस बार हमसे खुद को अकेला छोड़ने की विनती की है। अघोरी अपने स्थान से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर उसकी पीठ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वो तुम्हारे पास अवश्य आएगी। उसने यह बात स्वयं से इतने धीरे से कही कि श्रेयांश को सुनाई नहीं दिया। अघोरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, इस पर अपने हाथ रखो और आंखें बंद करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ज्ञात हो ही जाएगा। यदि उसे मिलना होगा तो भी, और अगर नहीं मिलना होगा तो भी। श्रेयांश ने पीछे मुड़कर अघोरी की तरफ देखा। वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, किंतु पता नहीं क्यों पर उसने अपना हाथ उठाकर उसके हाथों पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही अघोरी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। श्रेयांश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और कहा, उसकी आंखें चमक रही थी, इसका मतलब वो मुझे वापस मिल सकती है। मुझे मेरी पुरानी श्रेया वापस मिल जाएगी। अघोरी ने उसके चेहरे की प्रसन्नता को देखते हुए हंसते हुए कहा, कठिनाई तो बहुत है, परंतु यदि हिम्मत और धैर्य रखते हो तो तुम्हारा और उसका मिलना तय है। शायद नियति ने तुम दोनों प्रेमी जोड़ों को मिलाने के लिए हमें ही जरिया बनाया हो। हमें प्रसन्नता हुई कि नियति ने हमें तुम दोनों पुण्य आत्माओं को एक करने के लिए चुना। अघोरी की पुण्य आत्माओं वाली बात सुनकर श्रेयांश का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, इस संसार में कोई भी किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता। और उसने उस अघोरी की तरफ देखते हुए कहा, हम कोई पुण्य आत्मा नहीं है। उसकी इस बात पर अघोरी मुस्कुरा दिया और अपना कमंडल उठाते हुए बिना पीछे देखे वहां से चला गया। श्रेयांश उसे अपनी कठोर और ठंडी नजरों से जाते हुए देखता रहा। उसके बाद वह भी अदृश्य होते हुए श्रेया के पास पहुंच गया। वो उससे थोड़ी दूरी पर था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, किंतु उसे श्रेया दिखाई नहीं दी। तभी उसकी नजर उस रंग बिरंगे पेड़ के नीचे उसके मोटे से जड़ों के पास गई, जहां देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। श्रेया वहीं पर पेड़ से सटे हुए बिल्कुल सिकुड़कर अपने दोनों घुटनों को मोड़े हुए अपना सर जमीन में लगा रखा था। वो उस वृक्ष के मोटे से तनों में छुप गई थी। श्रेयांश बिना देरी किए भागता हुआ उसके पास आया और उसका नाम बुलाते हुए उसे उठाने लगा। श्रेया, श्रेया। वो वहीं बैठ गया और उसके दोनों कंधों से पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। श्रेया ने अपना सर उसके कंधों पर रख लिया। श्रेया का हाथ अब भी अपने सीने पर था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके होंठ सफेद और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने आरव को देखा, जिसकी आंखें लाल थी, परंतु उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे अभी कुछ देर पहले उसे कुछ हुआ ही ना हो। श्रेयांश ने बचपन से लेकर आज तक कोई भी भावनाएं महसूस नहीं की। उसके हृदय में किसी भी प्रकार की भावनाएं जागृत ही नहीं हुई, जिससे उसका चेहरा हमेशा ही भावहीन और कठोर रहने लगा।
सिवाय बाहरी हंसी के। परंतु अब उसे भावनाएं तो महसूस होने लगी थी, परंतु उन भावनाओं को अपने चेहरे पर कैसे प्रदर्शित करना है, ये वो लगभग भूल ही चुका था। श्रेया अपनी हल्की लाल आंखों से श्रेयांश के चेहरे को एकटक अपनी आंखों की पुतलियां उसके पूरे चेहरे पर घुमाते हुए देख रही थी। तभी वो एक धीमी हंसी हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, बस इतने में ही रो दिए। उसकी हंसी कुछ ही देर में बंद भी हो गई। इतना सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए तुम? श्रेयांश ने अपनी हैरान आंखों से श्रेया की तरफ देखा, जिसकी आंखें दर्द से लाल हो गई थी। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, जैसे पता करने की कोशिश कर रहा हो कि उसे कैसे पता चला कि वो रो रहा था। श्रेया ने धीरे से हंसते हुए कहा, शायद मेरा प्यार तुमसे बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण तुम्हारी तकलीफ से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो फिर से हंसने लगी। श्रेयांश ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसके हाथों को पकड़ लिया, जिसके कारण श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसे दूर करना चाहती थी, पर वो अपने दिल के हाथों खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। श्रेयांश ने उसके माथे को चूमा और उससे पूछा, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? क्या इसमें अब भी तकलीफ है? श्रेया के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपनी नजरें फेर ली। श्रेयांश को उसकी इस बात पर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। श्रेया अब उससे दूर हटने की कोशिश करने लगी थी। श्रेयांश ने एक बार उसे देखा, वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। फिर श्रेयांश ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे श्रेया की पलकें झपकने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गई। श्रेया के सोने के बाद श्रेयांश ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है कि दूसरे का दर्द स्वयं को महसूस होने लगे। इस समय उन दोनों का चेहरा बहुत करीब था। श्रेयांश वही घास पर बैठ गया और वृक्ष की जड़ों पर अपनी पीठ टिका ली। श्रेयांश के पैर उसके दोनों तरफ हो गए, जिससे श्रेया उसके दोनों पैरों के बीच में हो गई। श्रेयांश ने उसे पेड़ से टिके हुए ही अपने ऊपर लिटा लिया। श्रेयांश के कंधे पर श्रेया का सर रखा हुआ था और उसके पूरे शरीर का भार श्रेयांश के शरीर पर था। उसका एक हाथ श्रेया के सीने पर रखे हुए हाथ पर था और दूसरे हाथ से उसने श्रेया का दूसरा हाथ पकड़ रखा था, जो कि उसके पेट पर था। श्रेयांश उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था, जो कि अब नींद में था। उसने उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया और उसी प्रकार बैठे हुए धीरे से कहा, मेरे हृदय के वेदना से तुम्हारे हृदय में पीड़ा हुई, वो भी इतनी ज्यादा। इसका अर्थ है कि तुम्हारा प्रेम मुझसे कहीं ज्यादा है और मेरा प्रेम। इससे आगे के शब्द उसने नहीं कहे, इसलिए शायद मैं तुम्हारी पीड़ा समझ नहीं पाया। चलिए हम लोग भी फील करते हैं श्रेया और श्रेयांश के इस प्यार को। इस प्यारे से सॉन्ग स्वर के साथ म्यूजिक स्वर 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 तुझ में मौजूद है हर खुशी की वजह मुझको महसूस अब ऐसा होने लगा। तुझ में मौजूद है हर खुशी की वजह मुझको महसूस अब ऐसा होने लगा। उसने उसकी गर्दन में मुंह छुपाए हुए ही उसके गर्दन को चूमा और उसके दोनों हाथों को जकड़ते हुए अपनी बाजुओं में भर लिया। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। स्वर 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 बिन तेरे कोई लम्हा ना गुजरे मेरा, मेरी आंखों से उतरे ना चेहरा तेरा। बिन तेरे कोई लम्हा ना गुजरे मेरा, मेरी आंखों से उतरे ना चेहरा तेरा। श्रेया का शरीर उसके वस्त्रों और उसके दोनों बाहों से ढक गया। अब सिर्फ श्रेया का छोटा सा सिर उसके कंधे पर रखा हुआ दिखाई दे रहा था। श्रेयांश ने अपना सिर वृक्ष की जड़ों पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर उससे महसूस करने लगा। इश्क से तेरे रोशन रहे जिंदगी, मुझ पे शामो शहर हो पहरा तेरा। कितना प्यारा है तू, कितना सादा है तू, मेरे एहसास में मुझसे ज्यादा है तू। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। इस समय ना ही उसके शरीर में कोई हलचल हो रही थी और ना ही कोई बेचैनी। इस समय उसका हृदय बिल्कुल शांति से धक 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 धड़क रहा था, जैसे उसे उसका सही स्थान मिल गया हो। तुझको चाहूं सदा चाहतों की तरह, तुझ में बिखरा रहूं ख्वाहिशों की तरह। तुझको चाहूं सदा चाहतों की तरह, तुझ में बिखरा रहूं ख्वाहिशों की तरह। तुझसे फुर्सत ना एक पल मैं पाऊं कभी, तुझ में उलझा रहा हूं आदतों की तरह।
आदतों की तरह उसकी आंखें इस समय बंद थी। वो उसके साथ हो और आसपास के वातावरण को बहुत ही सुकून से महसूस कर पा रहा था। तभी उसके माथे पर पानी की एक बूंद पड़ी, जिससे उसने अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा जो काले बादलों से पूरी तरह से ढक गया था। वह उठा, उसने धीरे से श्रेया को अपनी बाहों में उठाया और वहां से तुरंत अदृश्य हो गया। तू तसल्ली मेरी, तू सुकून है मेरा, जो ना उतरे कभी वो जुनून है मेरा। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर मैं भूल जाता हूँ। तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर मैं भूल जाता हूँ। श्रेयांश ने श्रेया को नहीं रोका। उसने उसे जाने दिया और खुद वहीं खड़ा रहा। श्रेयांश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे श्रेया की कड़वी बातें चुभने सी लगी थी। उसे इस तरह देखकर उसे अब खुद पर ही शर्म आने लगी थी। वह अब किसी के पास जाकर जी भर रोकर अपना दर्द बयां करना चाहता था। उसने अपना सर ऊपर किया और कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रेया, हम उस गलती की कीमत बहुत ज्यादा चुका चुके हैं। तुमसे इस तरह दूर रहना और तुम्हारी यह बेरुखी और कड़वी बातें सुनना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। हम कैसे तुम्हें अब अपनी पुरानी श्रेया बनाए, जिसके लिए हम पल पल तड़प रहे हैं। हम कैसे तुम्हारे दिल में छुपे हुए प्यार को फिर से जगाएं। उसने अपना सर नीचे कर अपने हाथों को देखते हुए कहा। आखिर किस काम की है मेरी ये शक्तियां, जिससे हम अपनी जान को खुशियां भी ना दे सके। तुमने तो अपनी जिंदगी ही जीना छोड़ दिया। श्रेया, हम कैसे वापस तुम्हें जिंदगी जीना सिखाए, कैसे? उसने अपने गालों पर हाथ लगाया। उसने खुद से ही कहा है, इतने में ही हमारे आंसू बह गए। हम तो उसके दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसके उस मासूम और बच्चों वाले दिल ने इतना बड़ा धोखा और लोगों के ताने कैसे बर्दाश्त कर लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने हमें माफ कर दिया। उसने अपने आंसुओं को वहीं झटक दिया और घर से बाहर आ गया और उस तरफ देखा जहां श्रेया गई थी। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथों में पीले रंग में चमकती हुई रेत जैसे कण आ गए, जिसे उसने उसी दिशा में फूंक मारकर उड़ा दिए जहां श्रेया गई थी। वो चमकीले कण उड़ते हुए जंगल में जाने लगे। फिर उसने निराशा भरी आंखों से उस तरफ देखा और वहां से तुरंत गायब हो गया। श्रेया वही उस रंग बिरगे वृक्ष के पास जा रही थी। वो वहां से दिखने वाली उस खाई के किनारों पर गई और एकदम किनारे पर खड़ी हो गई, अपने चेहरे पर शून्य भाव और आंखों में खालीपन लिए आधे बादलों से ढके चांद को निहारने लगी। तभी वो जादुई चमकीले कण उड़ती हुई उसके पीछे आ गई और उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगी, जो श्रेया को दिखाई नहीं दे रहा था। वो चमकती हुई कणें श्रेया के चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी, जिससे अंधेरी रात में उस बड़े से चांद और टिमटिमाते हुए तारों के बीच में खड़ी श्रेया का बदन पीली किरणों से चमक रहा था। उसके खुले बाल हवा चलने से लहरा रहे थे। उसका लंबा वस्त्र हवाओं के झोंकों से पीछे की तरफ झूम रहा था। वो चुपचाप अपना हाथ अपने सीने पर बांधे अपने सामने एकटक चांद को देख रही थी। उसके चारों तरफ घूमती हुई चमकीली पीले रंग के कण किसी जुगनू की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो उसके चारों तरफ चमक रहे थे। रंग बिरंगे पेड़ से हवा के चलने पर पत्तियां अब भी नीचे गिर रही थी। उसके चारों तरफ दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ जो हवाओं के चलने से बहुत तेज शोर कर रहे थे वही दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर तक वो पीली रोशनी वाले कण इसी प्रकार उसका चक्कर काटते रहे, फिर धीरे धीरे कर उसके शरीर में समा गए और वो प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे ही पीली रोशनी वाले कणों ने श्रेया के शरीर में प्रवेश किया, उसका शरीर तुरंत ही एक सुगंधित खुशबू के साथ भर गया, जो श्रेया ने स्वयं भी महसूस किया। उसके चारों तरफ एक सुगंधित खुशबू आ रही थी। कुछ ही देर में वो खुशबू भी शांत हो गई और श्रेया को इससे आगे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसे किसी की एक बहुत ही भयानक और दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके हृदय में एक बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वहां से पीछे हटते हुए पेड़ के पास आ गई और अपना दूसरा हाथ पेड़ पर टिका दिया और वहीं घुटनों पर बैठ गई। उसके दिल में बहुत तेज पीड़ा हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने दर्द से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने दोनों होंठ दबा लिए, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने बाईं तरफ रख लिए और उसे कसकर दबाते हुए दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। उसके मुंह से एक आह निकल गई। फिर अचानक उसके दिल का दर्द बंद हो गया, जिससे श्रेया ने तुरंत अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों में परेशानी के भाव आ गए। वो हाफ रही थी। श्रेया अचानक अपना सरनामे हिलाने लगी। उसने कहा, आरव, 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 इतनी तकलीफ देने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या?
जो तुम अब खुद को तकलीफ देकर हमें और भी दर्द दे रहे हो। आह। उसने फिर से अपने दिल पर हाथ रख लिया और कहा, बस करो आरव, बस करो। अब जान भी लोगे क्या हमारी? आह। श्रेयांश ने श्रेया को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर तुरंत अदृश्य हो गया। उसके वहां से जाते बारिश भी शुरू हो गई। हवाओं के साथ साथ बिजलियां भी कड़क रही थी। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां बारिश अक्सर होती रहती थी। श्रेयांश उसे लेकर उसी घर में आ गया और बिस्तर की तरफ ले जाकर उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर चादर डालकर उसे ढक दिया और वहां से धीरे से हटते हुए उस कक्ष में बनी हुई छोटी सी लकड़ी की खिड़की तरफ आ गया, जहां से हवा के झोंकों के साथ बारिश की ठंडी ठंडी फुहारें कक्ष के अंदर प्रवेश कर रही थी। वातावरण के खुशनुमा माहौल को श्रेयांश अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। पानी के फुहारे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा हो। उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। बिजलियों के अचानक चमकने पर श्रेयांश का बेदाग और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो इस समय उसके हर वक्त रहने वाले कठोर चेहरे से बहुत अलग था। उसके उन पतले होठों की छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे की रंगत को पूरी तरह बदल रही थी। उसकी आंखें बंद थी। वो जितना ही अघोरी के बातों बारे में सोचता, उसकी मुस्कान उतनी ही बढ़ती चली जाती। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर श्रेया की तरफ देखा और वहां से रसोई घर की तरफ चला गया, जहां अंगीठी रखी हुई थी। उसने उस अंगीठी में लकड़ियां डाली और उसे जला दिया और उस अंगीठी को उठाकर श्रेया के कक्ष में रख दिया, जिससे कक्ष पीले रंग की रोशनी से प्रकाशित हो गया। फिर उसने श्रेया की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद किए नींद की आगोश में थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा शांत था, उस पर कोई भाव नहीं थी। उसके होठों की रंगत वापस मिलने लगी थी और उसका चेहरा भी पहले की तरह खिलने लगा था। श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा और उसके बिस्तर की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने उसका चादर हटाया और खुद को चादर में समेटते हुए धीरे से उसके बगल में लेट दिया और उसके चेहरे को निहारने लगा। इस समय उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान तो नहीं थी, किंतु उसके होंठ अब भी हल्के खिले हुए थे, जैसे उसका हृदय प्रसन्न हो। इस समय उसने अपने हाथ की उंगलियों से श्रेया के चेहरे पर उड़ रहे कुछ बालों को उसके चेहरे से हटाकर पीछे किया। उसकी नजरें लगातार श्रेया के चेहरे की खूबसूरती को देख रही थी। वो अपनी उंगलियां उसकी आंखों की बड़ी बड़ी पलकों पर चलाने लगा। वो इस प्रकार उसकी पलकों पर उंगलियां चला रहा था जैसे उनके साथ खेल रहा हूं। फिर उसने अपने अंगूठे से उसके गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, हमें अब कोई शंका नहीं कि तुम हमारे पास वापस नहीं आओगी। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे उस अघोरी की बातों पर विश्वास करने का मन हो रहा है कि मुझे मेरी पुरानी श्रेया वापस मिल जाएगी। उसने उसके गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, थोड़ी देर से ही सही, किंतु मुझे मेरी श्रेया वापस मिलेगी। मैं इसी बात से अत्यंत प्रसन्न हूं। श्रेयांश स्वयं पेट के बल लेट गया और अपने हाथ उसके सीने से होते हुए उसके गालों पर रख लिए। उसका सर अपने तरफ घुमा लिया, उसकी सफेद सुराहीदार गर्दन अपना चेहरा रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के पश्चात श्रेयांश के मस्तिष्क में बार बार वही दृश्य चलने लगा, जो उस अघोरी के हाथों को स्पर्श करने के पश्चात उसे सबसे पहले दिखा था। उस दृश्य में श्रेया अपने डरे हुए चेहरे के साथ उसके पास भागते हुए आ रही थी और उसके पास आकर उससे पूरी तरह से लिपट जाती है। उसने अपने दोनों पैर श्रेयांश के कमर पर लपेट लिया और अपने दोनों हाथों से श्रेयांश की गर्दन को कसकर जकड़ लिया और उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगी। उसके मस्तिष्क में बार बार यही दृश्य चल रहा था। इसी दृश्य के बारे में सोचते सोचते उसे ना जाने कब नींद आ गई और वो वैसे ही लेटकर श्रेया के बगल में सो गया। बाहर बारिश अभी हो रही थी। उन गरजते और बरसते बादल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी रात्रि बारिश बंद नहीं होने वाली। बादल जोरों से गरज और बरस रहे थे। पूरे जंगल में पानी की बूंदों, बादलों की गड़गड़ाहट और हवाओं का शोर फैला हुआ था, परंतु इन सब से बेखबर श्रेया और श्रेयान एक दूसरे से लिपटकर उस लकड़ी के बने हुए छोटे से घर में चैन की नींद सो रहे थे। रात्रि काफी गहरी हो चुकी थी। एक दूसरा राज्य जहां पर इस समय हलचल मची हुई थी, वहां पर बारिश का कोई नामो निशान भी नहीं था, बस हवाएं चल रही थी। मध्यरात्रि के बीच में भी नगर के सभी वासी एक बड़े से द्वार के समक्ष दोनों तरफ खड़े हुए थे। उनके सामने सैनिक खड़े हुए थे। वे सभी प्रजाजन डरे हुए प्रतीत हो रहे थे। तभी उस राज्य का बड़ा सा द्वार कुछ सैनिकों ने मिलकर खोला, जिसके खुलने के पश्चात सबसे आगे एक घुड़सवार,
जिसने युद्ध का कवच पहना हुआ था वह खड़ा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर हरे रंग का मुखौट लगा हुआ था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके अगल बगल 2-3 घुड़सवार और खड़े हुए थे, जो कि उसके राज्य के मंत्री और सेनापति प्रतीत हो रहे थे। उन सभी ने भी युद्ध में पहने जाने वाला कवच अपने शरीर पर डाल रखा था। उनके पीछे सैनिकों का एक बड़ा सा जत्था खड़ा हुआ था। द्वार खुलने के पश्चात सभी ने राज्य के अंदर प्रवेश किया। उन सभी के प्रवेश करने के पश्चात द्वार फिर से बंद कर दिया गया। हरे मुखौटे वाले व्यक्ति के प्रवेश करने के पश्चात वहां के प्रजाजनों का चेहरा भयभीत हो गया। उन सब ने अपना सर झुका लिया और सैनिकों के द्वारा जयघोष की ध्वनि सुनाई देने लगी, आर्य नरेश उत्तम की जय, आर्य नरेश उत्तम की जय। उन सभी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी युद्ध से लौट रहे हो। वे सभी बिना किसी की तरफ ध्यान दिए राज्य के अंदर चलने लगे। थोड़े समय पश्चात वे सभी एक बड़े से महल के करीब आकर रुके, जिसका द्वार अंदर के सैनिकों द्वारा धीरे धीरे खोला जा रहा था। द्वार खुलने के बाद सभी घुड़सवार महल के अंदर प्रवेश कर गए और सैनिकों का जत्था तितर बितर हो गया। उन सभी के अंदर प्रवेश करते ही द्वार फिर से बंद हो गया और वे सभी अपने घोड़ों पर बैठकर महल के अंदर जाने लगे। उस हरे मुखौटे वाले व्यक्ति के सेनापति और मंत्री अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे और वह हरे मुखौटे वाला व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ अपने हाथों में तलवार लिए अपने विश्राम कक्ष की तरफ जाने लगा। जिस मार्ग से वह जा रहा था उसके दोनों तरफ कुछ पेड़ लगे हुए थे और मार्ग के दोनों तरफ कुछ सैनिक भी पहरेदारी के लिए खड़े हुए थे, जो उसके आते ही अपना सर झुकाकर उसका अभिवादन कर रहे थे। और वहीं पर कुछ पुराने समय के घर बने हुए थे, जिसके बाहर स्त्रियां अपने दासियों के साथ खड़ी होकर हरे मुखौटे वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रेम से निहार रही थी, परंतु उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वे सभी दूर से खड़े रहकर उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रही थी। महाराज उत्तम अपने घोड़े से उतरे और अपने महल में प्रवेश कर गए। वो महल बहुत ही अच्छी कारीगरी और कलाकारी से बनाया गया था। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही उसके समक्ष 2 मार्ग बने हुए थे। दोनों मार्गों के बीचों बीच एक बड़ा सा आयताकार रूप में तालाब बना हुआ था, जिसमें साफ और स्वच्छ पानी बह रहा था। उसके ऊपर कुछ कमल के फूल भी पड़े हुए थे और कुछ दूरी पर जाने के पश्चात एक बड़ा सा लकड़ी का द्वार बना हुआ था, जो शायद विश्राम कक्ष की तरह प्रतीत हो रहा था। उत्तम महाराज उत्तम अपने उस विश्राम कक्ष था। कक्ष में अंदर प्रवेश करते ही द्वार के दोनों तरफ बड़े बड़े गुलदस्ते रखे हुए थे, उनमें सुगंधित फूल रखे गए थे और अंदर जाने पर बैठने का सिंहासन, बड़ी सी मेज, उस पर कुछ दस्तावेज और थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ पर्दे लगे हुए थे, जिसके अंदर मखमली मुलायम सा बिस्तर बिछा हुआ था। और दूसरी तरफ जाने पर स्नानघर बना हुआ था। वो सीधा अपने स्नानघर में प्रवेश कर गया और कुछ समय पश्चात निकलने के बाद अपना मुख हटा दिया। मुखौटा हटाने के पश्चात उसका सुंदर चेहरा और सुडौल शरीर साफ साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि इस समय उसने सिर्फ पैजामे पहन रखे थे। उसकी काली आंखें, कमर तक आते लंबे बाल और माथे से निकली हुई 2 लटें उसके चेहरे को छू रही थी। वो दिखने में बहुत ही मनमोहक था। उसकी पतली नाक, चौड़े सीने और लंबा चौड़ा शरीर, उसकी काया को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे बड़ी फुर्सत से बनाया गया हो, परंतु उसकी आंखों में क्रोध और घमंड के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने वस्त्र पहने और अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हुए तालाब के दूसरी तरफ बने हुए कक्ष में चला गया। उस कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसका चेहरा थोड़ा सा ही सही किंतु शांत हो गया। उस कक्ष में जाकर उसने वहां पर रखी हुई तस्वीरों पर से कपड़ों को हटा दिया और उन तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। उसने कहा, इतने दिनों के पश्चात तुम्हें देखने का अवसर मिला। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक आह भरी और कहा, जल्द ही मुलाकात होगी। उसने उसके तस्वीर को देखते हुए कहा, तुम भी इन सभी स्त्रियों की तरह ही स्वयं हमारे पास आओगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कान थी। तुम सभी स्त्रियां पैसे और ठाट बाट से ही प्रेम करती हो। आखिरकार जंगल में रहने वाली स्त्री तो ऐसी राजसी ठाट बाट को कैसे ठुकरा सकती है? तुम्हें तो यहाँ अवश्य ही आना पड़ेगा। वो उस बड़ी सी तस्वीर के करीब गया और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, जब से तुम्हें उन जंगलों में देखा, हर रात्रि मैं तुम्हें अपने साथ ही कल्पना करता हूँ। तुमसे मिलने की इच्छा में ही हमने इतनी जल्दी युद्ध भी समाप्त कर लिया। उसने फिर से एक आह भरी और कहा, पहली दफा कोई ऐसी स्त्री मिली जिसमें मुझे रुचि हो। तुम्हारे जैसी सुंदरता को तो हमारे जैसे व्यक्ति के पास ही होना चाहिए।
इस समय उसकी आंखों में शैतानियां और गुरूर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। फिर उसने वहां से एक तस्वीर ली और बाहर आ गया। सेनापति बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने महाराज के समक्ष सर झुकाया तो उत्तम ने उन्हें तस्वीर को पकड़ाते हुए कहा, ये तस्वीर उस स्त्री की है जिसे मैंने जंगलों में देखा था। ये लड़की शैतान मालिक के नगर के पास वाले जंगलों में ही रहती है। जैसे ही सेनापति ने शैतान मालिक का नाम सुना, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, परंतु फिर भी उसने स्वयं को संभालते हुए अपने महाराज की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा। इससे पहले ही उत्तम अपनी बात समाप्त करते हुए वहां से चला गया। अपने महाराज को यूं बेफिक्री से शैतान मालिक का नाम लेते देख उसमें भी हिम्मत आ गई और सेनापति ने उस तस्वीर को खोलकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस तस्वीर में श्रेया को इतनी खूबसूरती से बनाया गया था कि किसी की भी नजर उस तस्वीर से पर टिक ही जाए। फिर होश में आते हुए उसने कहा, लगता है महाराज को इस स्त्री में रुचि है। वैसे मानना पड़ेगा, क्या सुंदर तस्वीर बनाई है महाराज ने। उसने स्वयं से मन में कहा, क्या ये सच में इतनी सुंदर है या फिर सिर्फ महाराज ने काल्पनिक चित्र बनाया है। फिर उसने ज्यादा ना सोचते हैं अपने महाराज की आज्ञा का पालन करने की सोची और उस तस्वीर को मोड़कर रख लिया और जिस दिशा में महाराज उत्तम गए थे उसने उसी दिशा में देखकर कहा, महाराज कल आपको आपका जन्मदिवस का तोहफा मिल जाएगा। इतना कहकर वह भी महल से बाहर निकल गया। प्रातः काल होने वाली थी। श्रेयांश की निद्रा सबसे पहले टूटी। उसने श्रेया को देखा जो अभी भी सो रही थी। श्रेयांश धीरे से उठा और उसके माथे को चूमा, फिर उसके होठों को और फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे को चूमने लगा। श्रेया की पलकें फड़फड़ाने लगी। श्रेयांश ने ये देखा और एक आखिरी बार उसके माथे को चूमा और वहां से अदृश्य होकर अपने राज्य को चला गया। उसके जाने के पश्चात श्रेया की नींद खुली और वह उठकर बैठ गई और अपने चेहरे और होठों को छूने लगी, जिस पर उसे कुछ देर पहले किसी ठंडी चीज के रेंगने का एहसास हुआ था। फिर उसने अपने आसपास देखा तो स्वयं को घर में वापस पाकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, तुम दूर क्यों नहीं चले जाते मेरी जिंदगी से। उसने अपना सर उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं जा रहे तो मैं ही चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रही तो फिर से मेरा हृदय मेरा साथ नहीं देगा और ये दोबारा से टूट जाएगा। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, इस बार ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे, हम ही उससे दूर चले जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। वो वहां से उठी और अपनी प्रातः काल के दिनचर्या को समाप्त करने में लग गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।